हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी 10,000 जीके जीएस क्वेश्चन की सीरीज़, जहाँ पर हम सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज़ में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 61 की। यानी अब तक हमने इसके पहले 60 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और हर सेट में यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपको हम करंट अफेयर्स के साथ भी रिलेट करवाएं हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सारे जीके जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, सब कुछ। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर जीके या जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हमारी सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहने वाली है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके हमारी आखिरी जो सेट आएगा वहाँ तक देख लिया, तो फिर आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ये है हमारी 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच और ये टोटली रवि सर के नोट्स हैं। तो अगर आप हमारे इन लेक्चर्स को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे लेक्चर्स फ्री में अवेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को एड फ्री होकर देखें तो आप इसके लिए हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको कॉम्बो प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, फ्री पीडीएफ और फ्री अनलिमिटेड टेस्ट का, ठीक है। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं पेड बैच के। सबसे पहली बात, आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी एप्लीकेशन पर और ये लेक्चर्स आप एड फ्री होकर देख सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया होगा हर क्वेश्चन का। जीएस के यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर हम स्पेशल फोकस रख रहे हैं प्रीवियस ईयर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर। साथ ही ये पूरा कोर्स हम आपको बाईलिंगुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या फिर हिंदी में कंफर्टेबल हैं, दोनों ही केसेस में आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे जीके जीएस पेड वीडियो की कैटेगरी में जाना है। यहाँ से आप 10,000 जीके जीएस पीवाईक्यू एमसीक्यू वीडियो कोर्स का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, जहाँ पर आप हर सेट में जाकर यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ से फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। ये है आपकी यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। ये हमारी सबसे लंबी या सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। यहाँ पर अगर आपसे शॉर्टेस्ट पूछा जाता कि शॉर्टेस्ट ग्लैंड हमारी कौन सी है, तो याद रखिएगा ये है हमारी पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है? पाइनियल ग्लैंड आपके दिमाग में यानी कि ब्रेन में मौजूद होती है। इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं इस तरह के। पहली बात यह है कि आपसे पूछ ली जाती है कि लॉन्गेस्ट आपकी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा आपकी लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है आपको? ये थाइस पर होती है यानी जांघ पर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि स्मॉलेस्ट आपकी बोन कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट बोन है आपकी स्टेपिस, जो आपको कानों में मिलती है, ठीक है। ये कहाँ पर होती है? ईयर में। और फीमर आपको मिल जाएगी आपके थाइस में। तो याद रखिएगा यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लीवर, शॉर्टेस्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, लॉन्गेस्ट बोन है फीमर और स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपिस, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिश्ताक का अर्थ है? आपको बताना है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडीवल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पिश्ताक का यहाँ पर क्या मतलब होता था? तो पिश्ताक का यहाँ पर मतलब होता था बड़ा द्वार यानी कि लार्ज गेटवे, ठीक है। तो इनके टाइम पर ये एक स्टाइल होता था आर्किटेक्चर का, जिसमें आपने खुद भी देखा होगा कि जो मुग़ल एरा में या दिल्ली सल्तनत में आपको आर्किटेक्चर मिलेंगे, उसमें जो गेट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर पिश्ताक का नाम दिया गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया है बहुत बार कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री को यहाँ पर फर्दर जो हमारा, अगर हम शुरू में चलेंगे यानी अर्ली एंशियंट हिस्ट्री में, तो यहाँ पर 3 स्टोन एजेस में हमने क्लासीफाई किया स्टोन एज को। जैसे कि हमारा पहला यहाँ पर पेलियोलिथिक एज, जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ हंटर एंड गैदरर थे।
और फिर आता है आपका मेसोलिथिक एज, जहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कुछ सीखा और रिवर के किनारे बसने की कोशिश की। और थर्ड यहाँ पर है न्यूलिथिक एज, जिसमें लोगों ने डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर शुरू किया था। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि फिर मौर्य डायनेस्टी और ये सारी डायनेस्टी जब आने लगती हैं, लेकिन ये हम बहुत ही अर्ली पीरियड की बात कर रहे हैं। फिर मिडिवल हिस्ट्री इसी तरह से यहाँ पर, और ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है जब हम ब्रिटिशर्स को देखते हैं कि वो इंडिया में आ गए थे और यहाँ से हमारी आज़ादी का जो सत्याग्रह था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। आपको बताना है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनल पाया जाता है। सबसे पहले क्या डिफरेंस होता है आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल है इसमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें आपको किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनल जो कॉमन है इन दोनों सेल्स में वो है राइबोसोम्स। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये आपका बहुत ही एसेंशियल आप कह सकते हैं कि नॉन मेम्ब्रेनस मॉलिक्यूलर मशीन है, और ये किस चीज़ से बना होता है, RNA। ठीक है, यानी राइबोसोमल RNA प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन साइंथेसिस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लाहौर नृत्य भारत में डैश राज्य से संबंधित है। लाहौर डांस आपको कहाँ पर मिलेगा, तो लाहौर डांस एक फेमस डांस है मेघालय राज्य का। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये डांस आपको मेघालय में मिलेगा। बाकी राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर एक फेमस डांस है जिसका नाम है कलबेलिया। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में ओडिशी नाम का डांस बहुत ही फेमस है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नाम का डांस फेमस है। ठीक है, अगर आपने ये हमारी सीरीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट की है तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हम आपको इतना कुछ रिवाइज़ करवाते चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अब तक याद हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट है अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं। तो अमजद अली खान एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। इनका रिलेशन किस चीज़ से है, इनका रिलेशन है सरोद के साथ। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सरोद एक तरह का आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र होता है और अमजद अली खान इसी चीज़ के लिए फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी हर सिटीजन के पास इस बात की फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करे। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 26 में, ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 यानी 14 से लेके 18 नंबर के आर्टिकल में क्या है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि 5 चीज़ों के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। कौन से 5 आधार बताए गए थे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो 23 एंड 24 आर्टिकल में बात हुई है कि किस तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपके पास, कि किसी भी व्यक्ति का हनन नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 25 से लेके 28 नंबर के आर्टिकल में है आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो इसी 4 आर्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, 25 से लेके 28 में। तो कई बार होता है जैसे आपको ये ऑप्शन दिया गया, ठीक है, अगर सपोज़ यहाँ आर्टिकल नंबर 28 की जगह 29 लिखा होता तो आपको फिर क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा। जैसे ही आपने रिलीजियस अफेयर्स देखा तो आपको पता चल गया कि आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 में सिर्फ रिलीजन के बारे में बात हुई है, तो 24 एलिमिनेट हो गया, 23 एलिमिनेट हो गया, 29 भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर आप आंसर टिक कर सकते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अनुच्छेद नंबर 28 भी है तो आपको प्रिसाइसली पता होना चाहिए था कि ये जो आपको फ्रीडम है कि किस आर्टिकल में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का वो राज्य कौन सा है जो गन्ने के उत्पादन में सबसे आगे है। शुगरकेन प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और फिर इसके बाद कर्नाटका में। तो ये 3 सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ये 3 राज्य मिलकर अकेले पूरे उत्पादन का 80% प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है ब्राज़ील देश में, उसके बाद फिर सेकंड पोजीशन पर इंडिया आता है और उसके बाद फिर चाइना। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूसिंग देश है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में आपको रखना है।
अगला है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फियरलेस गवर्नेंस नाम की किताब लिखी है किरण बेदी ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कभी किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के द्वारा किताब लिखी जाएगी या फिर उनके ऊपर किताब लिखी जाएगी, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक लिखी है किरण बेदी ने। किरण बेदी कौन है? ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ऑफिसर रैंक को ज्वाइन किया था IPS में। कब किया था? 1972 में। ठीक है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनकी किताब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसी तरह से एक और किताब है जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इसका नाम है द मालगुडी डेज। ठीक है, और ये किताब किसने लिखी है? इसके ऑथर का नाम याद रखिएगा। इसके ऑथर हैं मिस्टर R.K. नारायणा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना और डैश के बीच लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुई थी और मुगल आर्मी जिसको कि लीड किया था मान सिंह ने, इनके और किसके बीच में ये लड़ाई हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो एक साइड पे मान सिंह थे जो कि जिन्होंने मुगल आर्मी को रिप्रेजेंट किया था और दूसरे साइड पर महाराणा प्रताप थे इस युद्ध में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में इब्राहिम लोदी भी हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किस बैटल से जुड़े हुए हैं? ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें इनकी लड़ाई किसके साथ होती है? तो इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है बाबर के साथ में, जिसके बाद बाबर यहाँ पर विजयी होते हैं और इसी के साथ बाबर मुगल वंश को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बाबर जो है ये फाउंडर भी माने जाते हैं आपकी मुगल डायनेस्टी के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इंडिया के अंदर जो हम प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, ये किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1773 का विनियम अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पर इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी? 1935 में सेंट्रल बैंक के तौर पर इसको पहले स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में 1949 में जाके इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अगला है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? कथकली इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो कथकली एक फेमस डांस है केरला राज्य का। ठीक है, केरला में एक और कौन सा बहुत ही फेमस डांस है? ये है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये दोनों डांसेस जो हैं वो केरला राज्य के हैं। तमिलनाडु की यहाँ पर बात करेंगे तो तमिलनाडु में फेमस एक क्लासिकल डांस कौन सा है? ये है आपका भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में हमने पीछे देखा, यहाँ पर कुचिपुड़ी डांस बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर कर्नाटका की बात करेंगे तो एक डांस है जिसका नाम है यक्षगना। एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है यक्षगना डांस कहाँ का है, तो ये कर्नाटका का है। ठीक है, अगला है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 हम कॉमनली रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एमिट करता है गामा किरणें यानी कि गामा रेज। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यूक्लियर रेडिएशन के टाइप्स होते हैं। अल्फा जो किरणें हैं आपकी, ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, इनको पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है कि ये कंटेन किए हुए होते हैं। बीटा जो आपके रेज हैं इसमें आपका नेगेटिव चार्ज होता है और गामा रेज आपके न्यूट्रल चार्ज बेस्ड होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो क्योंकि कोबाल्ट 60 जो है ये गामा रेज एमिट करती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं रेडिएशन थेरेपी में। ओके, अगला है, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई एक मान्यता प्राप्त डैश नृत्यांगना थी। तो मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री मिला था 1965 में। आपको बताना है कि ये किस डांस से एसोसिएटेड है, तो ये भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है। ठीक है, और भरतनाट्यम हमने पीछे बात करी कहाँ का डांस है, ये तमिलनाडु का डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी डांस मणिपुर राज्य का और उड़ीसी डांस कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे 2026 में, तो यहाँ पर कुल 131 पद्मा अवार्ड्स इस साल डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। मैंने आपको कहा है कि इसका सेग्रीगेशन आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं एग्जाम में देखेंगे। तो इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और यहाँ पर 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ठीक है,
अगला है तटीय क्षेत्रों में रात के समय समीर स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि डैश। तो कोस्टल रीजन्स में जो हमारी हवा है यानी ब्रीज है ये लैंड से सी की तरफ चलती है। रीज़न आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो रीज़न ये है कि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लेन। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के हमारे ब्रीज होते हैं और इसके बारे में हमने बचपन में पढ़ा है। पहला हो गया आपका लैंड ब्रीज और दूसरा हो गया यहाँ पर सी ब्रीज। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि लैंड ब्रीज कहाँ से कहाँ तक चलती है और सी ब्रीज कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो सी ब्रीज आपकी सी टू लैंड जाती है, ठीक है, और लैंड ब्रीज आपकी लैंड टू सी जाती है। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो सी ब्रीज है आपकी वो डे में देखने को मिलती है और लैंड ब्रीज आपकी नाइट यानी कि रात में ये प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया गया था किस साल में? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1999 में। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा कौन सी एक स्कीम है जो आजकल न्यूज़ में आई थी? तो ये हमारी MG नरेगा स्कीम है। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, क्योंकि इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है 2026 में और इसका नया नाम पड़ गया है विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये इसका नया नाम है। ठीक है, पहले इस स्कीम के तहत आपको 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब इसके तहत आपको 125 दिनों के काम की गारंटी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो हु हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट और अबॉलिश अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये पावर होती है भारत की संसद के पास। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को या तो क्रिएट करेंगे या तो फिर एबॉलिश करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और हमने एक क्वेश्चन और पहले पढ़ा है कि भारत के राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है, अगर इनके इलेक्शन में किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ को सॉर्ट या रिजॉल्व करने की आखिरी पावर किसके पास होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करने की आखिरी पावर यानी अल्टीमेट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति का जो पद है वो ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस पद है, सर्वोच्च पद देश का ये माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा एक फेस्टिवल है जो कि सन की वर्शिप के लिए डेडिकेटेड है और इसको बिहार के लोग मनाते हैं? तो ये है सी ऑप्शन छठ पूजा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर बोहाग बिहू है। मैंने आपको बताया है कि जो बिहू का डांस है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में। ठीक है, और यहाँ पर 3 तरह के बिहू के त्यौहार होते हैं पूरे साल में। पहला हो गया आपका रोंगाली बिहू और दूसरा यहाँ पर है आपका कोंगाली बिहू और तीसरा है आपका भोगाली बिहू। ठीक है, जो रोंगाली बिहू है ये इसको स्प्रिंग सीजन में मनाते हैं। उसके अलावा जो कोंगाली बिहू है ये पतझड़ यानी ऑटम के मौसम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू आपका विंटर के मौसम में होता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में भोगाली बिहू सेलिब्रेट किया गया था कुछ दिनों पहले। तो याद रखिएगा बिहू फेस्टिवल असम का है और ये 3 तरह के यहाँ पर बिहू के टाइप्स हैं जो अलग अलग मंथ में पूरे साल में मनाए जाते हैं। अगला है मध्य भारत में चर्म कर्मकारों के कल्याण के लिए सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो लेदर वर्कर्स के वेलफेयर के लिए सतनामी मूवमेंट की शुरुआत की थी गुरु घासीदास ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा सेम मूवमेंट हम पढ़ते हैं चंपारण से रिलेटेड, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और ये जो चंपारण सत्याग्रह है इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। कब हुआ था ये? तो 1917 में। और इसके अंतर्गत जो एक सिस्टम आता है जिसको एबॉलिश करने की बात हुई थी वो कौन सा सिस्टम था? ये था तिनकतिया सिस्टम। ठीक है, यानी जो हमारे वर्कर्स थे इंडिया में उनको इस बात के लिए मजबूर किया जाता था कि वो अपने 3/20 हिस्से में इंडिगो का कल्टीवेशन करें। और इससे होता क्या था, इनकी फसल ख़राब हो जाती थी क्योंकि इंडिगो की जो फसल होती है उससे ज़मीन की फर्टिलिटी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को एबॉलिश करने के लिए यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट इंडियन एथलीट जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था ये हैं सी ऑप्शन अभिनव बिंद्रा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ओलंपिक के मामले में कौन से एक प्लेयर हैं जो बहुत फेमस हुए हैं? ये हैं नीरज चोपड़ा
किस गेम से रिलेटेड हैं? ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स और इन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक गेम्स में। पहला मेडल इन्होंने गोल्ड का जीता था, कब जीता था? टोक्यो ओलंपिक्स में जो 2020 में हुए थे, ठीक है। और दूसरी बार इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है पेरिस 2024 के ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। अगला है राजस्थान में डैश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती है। तो राजस्थान में जो हमारी अरावली हिल्स हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, ये एक्ट करती हैं एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड, जो कि साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, पश्चिमी घाट की, तो यहाँ पर 6 स्टेट्स हैं जो इसको कवर करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर इसके अलावा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो इसमें 5 राज्य आते हैं। उड़ीसा हो गया आपका पहला, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, फिर चौथा है कर्नाटका और 5वां है तमिलनाडु। ये 5 राज्य जो है वो ईस्टर्न घाट्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का वो पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्ता जो डायनेस्टी थी इसमें कौन से ऐसे रूलर हैं जिनको महाराजा धीराज का टाइटल मिल गया था? तो ये हैं बी ऑप्शन चंद्रगुप्त, ठीक है। इनके टाइम पे क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रखना है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन थे? वो थे श्री गुप्त, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं थे। और अशोक डायनेस्टी तो वैसे भी गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं ही नहीं। ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? ये मौर्य डायनेस्टी के रूलर हैं, ओके। और समुद्रगुप्त के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से हमारे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था? तो ये हैं समुद्रगुप्त, ओके। नेक्स्ट है किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार भाग लिया और पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से समर ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? और यहाँ पर हमने गोल्ड मेडल भी जीता था मेंस हॉकी में। आंसर हो जाएगा लंदन ओलंपिक्स 1948 में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे तो हाल ही में हमारे 2026 के विंटर ओलंपिक्स कंक्लूड हुए हैं, ठीक है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? इटली के मिलानो कॉर्टिना शहर में। और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश आया था? तो ये था नॉर्वे। इटली जो कि होस्ट था, इसकी रैंक थी यहाँ पर 4थी, ठीक है। और याद रखिएगा विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल पर अपने आप को रिपीट करते हैं। 2030 में फिर से होंगे। ये कहाँ पर होंगे? तो फ्रांस शहर में। 2034 में फिर से होंगे और कहाँ पर होंगे? यूएस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो म्यांमार की नई राजधानी है नैपिडा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये नई कैपिटल है म्यांमार देश की। और म्यांमार में अभी पिछले साल यानी 2025 में एक भूकंप आया था, भीषण भूकंप आया था, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था म्यांमार देश की मदद के लिए। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्रह्मा को हमने लॉन्च किया था किस देश की मदद के लिए? तो म्यांमार देश की मदद के लिए, ओके। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु डैश कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? तो लोवेस्ट नोन पॉइंट ऑन अर्थ कौन सा है? आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा चैलेंजर डीप, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारे पैसिफिक ओशन में है। 5 तरह के हमारे ओशंस होते हैं। पहला हो गया पैसिफिक ओशन, दूसरा है यहाँ पर आर्कटिक ओशन, तीसरा है अटलांटिक ओशन, फिर चौथा है यहाँ पर सदर्न ओशन जिसको आप अंटार्कटिक ओशन कहते हैं, और 5वां यहाँ पर है इंडियन ओशन, ठीक है। और इन सब में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? ये पैसिफिक ओशन है। हमारे नेबर में कौन सा ओशन है? तो ये इंडियन ओशन है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। आपको बताना है इनमें से ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा कौन सा है? ये है इंडियन बैंक यानी कि इलाहाबाद बैंक, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो कौन सा एक इम्पॉर्टेंट बैंक है जिन्होंने हाल ही में एटीएम लॉन्च किया था एक ट्रेन में? तो अब तक ये कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार लॉन्च किया है अपना एटीएम पंचवटी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहली बैंक बनी जिन्होंने अपना एटीएम इंस्टॉल किया है ट्रेन के अंदर, ओके।
नेक्स्ट है लाई हराओबा डैश में मनाया जाता है। लाई हराओबा नाम का त्यौहार ये कहाँ का है? मणिपुर राज्य का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर राज्य में ये फेस्टिवल बहुत ही धूम से मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर मिज़ोरम भी है और मिज़ोरम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं। नीति आयोग ने 2026 में मिज़ोरम को डिक्लेयर कर दिया है अपनी जिंजर कैपिटल, यानी कि इंडिया की अदरक राजधानी बन चुकी है मिज़ोरम राज्य। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो अगर कोई पर्सन है जिन्होंने 6 महीने से कम टाइम के लिए काम किया है इन द ईयर प्रेसिडिंग द सेंसस, यानी कि अगर 2011 में सेंसस हो रहा है तो 2010 में उन्होंने अगर 6 महीने से कम टाइम के लिए काम किया है तो इनको हम क्लासीफाई करेंगे एज अ पर्सन विथ मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंसस की बात करेंगे तो हमारा 2011 में अभी जो सेंसस हुआ वो सबसे लेटेस्ट है और ये हमारा 15th नंबर का सेंसस था। अगला सेंसस हमारा 2027 में होने वाला है जो कि हमारा 16th नंबर का सेंसस रहेगा। दो इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है, ये हमारा पहला फुली डिजिटल सेंसस होने वाला है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये हमारा पहला कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, यानी इसमें कास्ट भी काउंट की जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कौन से हमारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम एलिफैटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके, यानी कार्बन से बने हुए होते हैं और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होगा आंसर। असाइक्लिक कंपाउंड्स यस, साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं, बेंजोनॉइड कंपाउंड्स नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो साइक्लिक, एरोमेटिक और बेंजोनॉइड कंपाउंड्स हैं इनमें एक साइकिल या चेन बनी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर असाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब है कि ये स्ट्रेट वे में अरेंज हो और यही मतलब एलिफैटिक कंपाउंड्स का भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अचक्रीय यौगिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी इकाई है? इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो इकोसिस्टम है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जैव मंडल का, यानी कि बायोस्फीयर का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी और 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं? तो इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम डांसर, साथ ही ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन हैं जिन्होंने पद्मश्री रिसीव किया है 2019 में। इनका नाम है नर्तकी नटराज। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है। सब जानते हैं कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है ये 2 हाउसेज में डिवाइडेड होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर लोकसभा के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। तो लोकसभा में किसी को भी अगर जाना है तो उसके लिए मिनिमम जो आयु रखी गई है वो 25 साल रखी गई है। ठीक है, एक और फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पर कि लोकसभा में ही सिर्फ और सिर्फ आपका मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। मनी बिल के बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बोले थे याद करने के लिए। पहली बात ये कि आर्टिकल नंबर 110 बात करता है मनी बिल के बारे में। दूसरी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरी बात, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए आपको, किसका? प्रेसिडेंट का। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नॉन मनी बिल है, इस चीज़ को डिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये 4 पॉइंट्स आपको मनी बिल के रिगार्डिंग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज डैश के दरबार में एक राजदूत थे। मेगास्थनीज एक एम्बेसडर थे और ये किसके कोर्ट में आए थे? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर जो भी फॉरेनर्स आए थे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइम पर, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। जैसे इनमें से एक फेमस ट्रैवलर हैं फाहियान। ठीक है, ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं और ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त सेकंड रूलर के टाइम पर। दूसरे यहाँ पर हो गए आपके हुआन सैंग और ये भी एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे। ये इंडिया आए थे किंग हर्षवर्धना के एरा में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सरोद वादक है? इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं जो सरोद प्लेयर यानी कि सरोद के लिए जाने जाते हैं? तो ये हैं उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, ये उस्ताद अमजद अली खान फेमस सरोद प्लेयर थे। ये सरोद वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन किसने किया था?
तो हु इनाग्रेटेड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का इनाग्रेशन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं ऑप्शन में, और ये जाने जाते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको ये टाइटल मिला था। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कौन है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस है राजा राम मोहन रॉय, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को ये टाइटल दिया था कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों ये टाइटल दिया था? क्योंकि इसके अंतर्गत हर सिटीज़न को ये पावर मिलता है कि अगर किसी सिटीज़न को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश मुखौटा नृत्य है? तो इनमें से कौन सा एक डांस है जो वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल मास डांस है? इसका नाम है गंभीरा, ठीक है। याद रखिएगा, गंभीरा कौन से राज्य का डांस है? वेस्ट बंगाल का। यहाँ पर गिद्दा भी ऑप्शन में है, और मैंने आपको बताया था कि जो भांगड़ा डांस है ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। लेकिन इसी भांगड़ा डांस को अगर वुमेन परफॉर्म करती हैं पंजाब में तो इस चीज़ को गिद्दा नाम दिया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है? तो अनीता देसाई ने यहाँ पर किताब लिखी थी वेयर शैल वी गो दिस समर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो मैंने आपको किताब बताई थी, एक मदर मैरी कम्स टू मी नाम की, इसको किसने लिखा था? अरुंधति रॉय ने, ठीक है। और कब लिखा है? अभी रिसेंटली 2025 में लिखा है, और 2026 में इनको इस किताब के लिए अवार्ड मिल चुका है। तो डेफिनेटली ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनको 2026 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है अपनी इसी किताब के लिए, ठीक है। तो इसलिए अब ये बुक आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मदर मैरी कम्स टू मी। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनकी माँ के साथ इनका क्या रिलेशन है। अगला है, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुग़ल स्मारक का निर्माण करवाया था? तो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने यहाँ पर बीबी का मकबरा बनवाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, जो कि थी दिलरस बानो बेगम, ठीक है। ताजमहल भी किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी वाइफ की याद में, जो कि थी कौन? मुमताज़ महल, ठीक है। और रानी की वाव कहाँ पर है? याद रखिएगा, गुजरात राज्य में है, ठीक है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है इनमें से जो कि रिलेटेड है टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 क्लॉज ए के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके अंतर्गत क्या चीज़ ऐड हुई थी? राइट टू एजुकेशन, यानी हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 से लेकर 14 साल की उम्र में आता है, ठीक है। और ये जो 21A ऐड किया गया था, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, नरेंद्र ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि इसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताएं। ये कौन सा समुद्र है जिसमें डूबा नहीं जा सकता, यानी कि ये इतना ज़्यादा सैलीन है कि इसमें कोई भी अगर कूदता है तो वो तैरता रहता है, डूबता नहीं है। इस सी का नाम है मृत सागर, यानी कि डेड सी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? इनमें से कौन है जो कि अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? हम जानते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से राजा मान सिंह, अबुल फजल, राजा टोडरमल, राणा अमर सिंह। तो इनमें से राणा अमर सिंह को छोड़ के ये तीनों लोग नवरत्न में आते हैं, ठीक है। इन तीनों लोगों के अलावा 6 लोग और कौन हैं? तो इनमें 4th नंबर पर आते हैं फैज़ी, 5th नंबर पर हैं यहाँ पर तानसेन, जो बहुत ही अच्छा गाना गाते थे, 6th नंबर पर बीरबल, जो इनके एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट थे, 7th नंबर पर आते हैं अब्दुल रहीम खाना, फिर 8th नंबर पर आते हैं फ़कीर अज़ियाउद्दीन, ठीक है। और फिर 9th नंबर पर यहाँ है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये आपके अकबर के 9 रत्न हो गए। 3 यहाँ पर लिखे हैं, राजा मान सिंह, अबुल फजल, राजा टोडरमल, और बाकी के यहाँ पर लिखे हैं। तो इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, कई बार ऐसे ऑड वन आउट करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था? तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि साइमन कमीशन जब आया था, कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में। उसके बाद ही इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने के लिए लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इस दौरान लाठीचार्ज हो गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की दुखद मृत्यु हुई। और इसी चीज़ का बदला लिया फिर
भगत सिंह ने, और इन्होंने पी सॉन्डर्स की हत्या की थी। बाद में इसी की वजह से इनको फांसी की सज़ा भी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, भगत सिंह इन्वॉल्व थे पी सॉन्डर्स की हत्या में। नेक्स्ट है, तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं? तो पैरट्स किस क्लॉज को बिलोंग करते हैं? पैरट्स एवीज की कैटेगरी में आते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवीज के जो भी एनिमल्स होंगे ये वार्म ब्लडेड होंगे, और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये एग लेइंग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ फीचर्स हैं एवीज के। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय का गठन वर्ष डैश में हुआ था? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर्म हुई थी कब? 2019 में। प्रेजेंट में बात करेंगे तो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? CR पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट है, MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? MICR का फुल फॉर्म आपको पहली बात पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें R किस चीज़ को स्टैंड करता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, रिकॉग्निशन। इसमें आपको पूरा ही फुल फॉर्म पता होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर C का या M का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? हमने पीछे बात करी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया था एज अ प्रोटेस्ट, जिसका प्रोटेस्ट किया था लाला लाजपत राय जी ने, और इस दौरान लाठीचार्ज में इनकी दुखद मृत्यु हुई, जिसके बाद इस चीज़ का बदला लिया था भगत सिंह ने पी सॉन्डर्स को मार के। ठीक है, नेक्स्ट है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन डैश राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है किस राज्यों से होकर गुजरती है, बस इतना पता होना चाहिए, फिर ऑड वन आउट करके आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये जो पाइपलाइन है गुजरात में ओरिजिनेट होती है, फिर ये मध्य प्रदेश में जाती है, फाइनली यूपी में जाके टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो गुजरात, MP और यूपी, यहाँ पर 3 जो राज्य हैं इनसे ये पाइपलाइन गुजरती है, महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इंडिया के अंदर इकलौता हमारा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये है बैरन द्वीप, यानी सी ऑप्शन बैरन आइलैंड। ये भारत में एकमात्र हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, और बैरन द्वीप कहाँ पर है? ये अंडमान सी में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का कारण है? इनमें से कौन सा एक कॉज माना जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए? तो किसी विशेष क्षेत्र में बड़ा प्रवास, यानी लार्ज स्केल माइग्रेशन टू अ स्पेसिफिक रीजन, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का एक कॉज बताया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन सी कमेटी फॉर्म की गई थी? तो ये है भगवती कमेटी। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी इनमें से कमेटी है जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करती है, तो ये है आपकी भगवती कमेटी। नेक्स्ट है, फील्ड हॉकी की साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई होती है 91.4 मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है, पहला ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब किस देश ने जीता था? ये पहला एडिशन था ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल का। ये इवेंट कब हुआ था? तो 2007 में। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान देश को फाइनल्स में हराया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। ये क्वेश्चंस इसी वीडियो में से होते हैं, क्योंकि आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरा प्रश्न है, लाहू नृत्य भारत में डैश राज्य से संबंधित है? तीसरा प्रश्न है, डैश भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क हैं। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। अपना फीडबैक आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट में लिखना। और इन केस अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं और वहाँ पर इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।